नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की। पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं और हमारे साथ रहेंगे अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के 1993 बैच के आईएएस अफसर रमेश थेटे की, जो रिटायर होने के बाद भी ब्यूरोक्रेसी के लिए पहली बने हुए हैं। जातिगत संघर्ष पर आधारित फिल्म भीमा कोरेगांव बनाकर रमेश थेटे फिर चर्चा में आए हैं। थेटे का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि डायरेक्ट आईएएस थेटे प्रदेश के संभवतः अकेले ऐसे अफसर हैं जिन्हें कलेक्टर बनने का अवसर नहीं मिला। उनके बैचमेट प्रमुख सचिव के पद तक पहुंच चुके और वे थेटे केवल सचिव पद से रिटायर हो गए। इस बीच वे कई बार नौकरी को लेकर संघर्ष करते रहे, उनको बर्खास्त भी किया गया। अदालती संघर्ष के बाद वे फिर नौकरी में आए, हमेशा सरकार से लड़ते रहे, सिस्टम से वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 दर्जन मामले लोकायुक्त में दर्ज हैं। ऐसे करामती ठेटे की अगली फिल्म कहीं मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और सरकार पर तो नहीं होगी, इसे लेकर कयासबाजी हो रही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस मसले पर कि रमेश थेटे की ये फिल्म आखिर क्या गुल खिलाएगी मध्य प्रदेश को लेकर और देश की राजनीति में। ब्रजेश चौक से जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, ये रमेश थेटे जो फिल्म लेकर आए हैं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, एक तो अपने आप में अनूठा काम उन्होंने किया है कि वो मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट हैं, लंबे समय तक सरकारी सेवा में रहे, उसके बाद अब वो फिल्म के निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं, फिल्म में वो एक रोल भी कर रहे हैं, वो एक गायक भी हैं। तो रमेश थेटे का एकदम एक नया रूप उभर कर सामने आया है। देखिए प्रभु जी, नया रूप तो थेटे जी का उभर कर सामने आया, लेकिन रमेश थेटे वो अधिकारी हैं, वो आईएएस हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, हमेशा सुर्खियों में रहें। चाहे वो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त में ट्रैप होने का मामला हो, चाहे अपेक्स बैंक का 50 लाख का घोटाला का मामला हो जिसमें उनकी पत्नी को भी 1 साल की सजा हुई, वो बरी हुए, कई मामलों में बरी हुए, बर्खास्त हुए, कोर्ट से लड़े और इसके बाद नौकरी में आए, फिर रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वो विभिन्न मंचों पर दिखे, कांग्रेस के मंच पर दिखे और उनने कई तरह के सवाल खड़े किए कि बाबा अंबेडकर साहब ने उनको आईएएस बनाया सेवा करने के लिए, पैर छूकर चुनाव जिताने के लिए नहीं। ऐसे उनके कई बयान आप देखेंगे जो सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे। थेटे जी अब फिर चर्चा में हैं, लेकिन देखना यह है कि वो जिस चर्चा में है, जिस फिल्म को लेकर हैं, वो फिल्म बनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 महार दलितों, सैनिकों और मराठा पेशवा मराठाओं के संघर्ष की कहानी है, जिसमें वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि दलितों पर कैसे अत्याचार हुए। क्या उनका टारगेट वो 20 करोड़ दलित हैं जो देश के हैं। उन्होंने एक जगह कहा भी है कि यदि इसको पूरे दलित नहीं देखेंगे तो मुझे दुख होगा यदि 2 ही करोड़ दलित देखते हैं। तो मतलब है उनका एक एजेंडा दिखता है इसमें कि वो दलितों की राजनीति करना चाहते हैं। अब इसमें सवाल ये भी उठता है प्रभु जी कि कहीं इस दलित एजेंडे के पीछे कोई ऐसी शक्तियां तो नहीं है जो फिर वर्ग संघर्ष की ओर ले जाएं। तो वो दलितों का हित करना चाहते हैं या अहित करना चाहते हैं, जो उनकी कठिनाइयाँ, उन पर जो अत्याचार हुए वो दिखाकर। परिस्थितियाँ बदल गई हैं। थेटे जी कौन सा ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो फिल्म जो बनाई जा रही है उसके पीछे कौन लोग हैं? राजेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये भी बता दूं कि रमेश थेटे वो अफसर हैं कि जिनने जबलपुर में एक सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाई थी, जो नगर निगम में वहां तैनात थे। उस सड़क की मिसाल वहां के लोग आज तक देते हैं, क्योंकि उस सड़क जब बन रही थी तो थेटे पूरे समय सड़क किनारे मौजूद रहकर खुद खड़े होकर उस सड़क का निर्माण कार्य को देखते थे और आज भी कहते हैं कि उसकी एक गिट्टी नहीं उखड़ी है। तो ऐसे थेटे जिनका काम बोलता रहा है, जो नौकरी में रहे तो संघर्ष भी उनको करना पड़ा, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, हो सकता है कुछ सही हो सकता है गलत हो, जैसा ठेटे कहते हैं। अब ब्रजेश जी, तो जैसे मैं बता रहा था कि जबलपुर में वो जब थे शुरुआत के कार्यकाल में, जबलपुर में ही उन पर वो आरोप लगा था जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, 1 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का, जिसको लेकर उनको सजा भी सुनाई गई थी और हाई कोर्ट से वो केस हार गए थे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीते, उसके बावजूद सरकार उनको नौकरी में नहीं ले रही थी। बर्खास्तगी से बहाली का संघर्ष उनको बड़ा काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा। उनने राष्ट्रपति भवन के सामने, प्रधानमंत्री कार्यालय के निवास के सामने उनने आत्मदाह तक की चेतावनी दी।
उसके बाद जाकर सरकार पसीजी, उनको वापस सेवा में लिया गया और सेवा में लेने के बाद भी उनको हमेशा लूप लाइन की पोस्टिंग दी जाती रही। कभी उनको ये पर सरकार ने भरोसा नहीं किया। लेकिन काबिलियत तो है उस अफसर में कुछ ना कुछ, जो रिटायरमेंट के बाद भी, मतलब तब वो नौकरी में रहे, तमाम संघर्षों के बीच वो जूझते रहे और रिटायरमेंट के बाद भी अब वो एकदम नए स्वरूप में सामने है। तो ठेटे पर जो आरोप लगे हैं लोकायुक्त में, खासकर चूँकि आप पुलिस के मामले को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कहीं ठेटे की ये फिल्म कोई राजनीतिक एजेंडा तो नहीं छुपा है इसके पीछे? देखिए प्रभु जी, मैं उसी चीज़ का जिक्र कर रहा था कि ये देखना होगा कि कहीं राजनीतिक एजेंडा तो नहीं छिपा है, क्योंकि उस दौर में और इस दौर में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले दलितों के साथ क्या भेदभाव होते थे, यदि हम इतिहास पढ़ेंगे तो आज की तारीख में सोचेंगे तो हमें भी शर्म आएगी कि कैसे एक वर्ग के साथ भेदभाव होता था। ना वो मंदिर जा सकते थे, ना साथ में पानी भर सकते थे, ना साथ में बैठ सकते थे। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन यदि हम वो चीज़ें फिर आदमी के सामने ला रहे हैं, वो अत्याचार दिखा रहे हैं, तो क्या ये समाज में बंटवारे जैसी स्थिति नहीं बनेगी? क्या वो परिस्थितियां दिखाएंगे और आज की परिस्थितियां दिखाएं तो मुझे लगता है कि लोग समझ जाएंगे कि अब वो अत्याचार नहीं होता। जैसे कि आपने कहा ठेटे जी काबिल हैं। ठेटे जी ने कहा कि वो उनका फिल्म निर्माण कार्य रुकेगा नहीं, आगे भी वो फिल्में बनाते रहेंगे। और उनके यदि हम उनके कहें कि उनकी जो नौकरी का जो पूरा कार्यकाल है मध्य प्रदेश में बीता, और इस दौरान उन्होंने जो कुछ देखा सुना, और वो कह रहे हैं कि कई फिल्में उनकी बनने वाली हैं, बहुत जल्दी पाइपलाइन में आने वाली हैं, तो क्या कहीं उनकी अगली फिल्म मध्य प्रदेश सरकार पर तो नहीं होगी? उनकी अगली फिल्म मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को टारगेट करते हुए तो नहीं हो सकती है? या उनके जो कलीग्स हैं या साथ के जो ब्यूरोक्रेसी के अफसर हैं, कहीं वो निशाने पर तो नहीं आने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर तरह तरह के आरोप भी लगे हैं, उज्जैन का लगभग 24 मामले उनके अभी लोकायुक्त में हैं, जिस पर अभियोजन की मंजूरी सरकार ने दे रखी है, उनके रिटायरमेंट के 1 साल पहले ही दी थी। तो ये सब मामलों को देखते हुए क्या अंदाज लगता है आपको? इसलिए तो आपने जो प्रभु जी शुरुआत की थी कि पहेली बने हुए हैं, आपने एक बात और कही थी कि वो काबिल हैं। निश्चित तौर पर वो काबिल हैं, तब तो आईएएस बने हैं। और पहेली इसीलिए बने हैं, और एक रमेश ठेटे का एक डर में प्रशासन में यही रहता है कि वो कब क्या करने वाले हैं। यदि ये फिल्म आएगी, निश्चित तौर पर एक फिल्म आने के बाद जैसे वो कह रहे हैं आगे भी फिल्म आएगी, तो जरूरी है या उम्मीद ऐसी की जाती है, लोगों को ऐसी आशंका है कि वो मध्य प्रदेश का कोई ना कोई मामले पे लेकर फिल्म बनाएंगे, या जो उन पर अत्याचार हुए थे, जो अंदर की बातें हैं जो बाहर नहीं आती, जो विभिन्न मंचों पर वो संकेतों में कहते रहे हैं कि जातिवाद के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है, एक वर्ग उनके पीछे लग गया था और मैं दलित था, इस कारण मुझ पर अत्याचार हुए हैं। और लोकायुक्त पर भी उनने आरोप लगाए थे कि उन्होंने, लोकायुक्त ने भी जातिवाद के आधार पर उन पर कार्रवाई की, तब नाम लेकर लोकायुक्त थे। शिवराज सरकार पे भी उनने आरोप लगाए थे। तो वो हमेशा मंच पर आरोप लगाते रहे हैं। सरकार की खामियां, निश्चित तौर से वो सरकार के अंदर रहे हैं तो सरकार की खामियां भी जानते होंगे, और सरकार में जो गड़बड़ियां हुई होंगी वो भी जानते होंगे। तो एक डर तो मध्य प्रदेश के आईएएस कैडर को ये भी है कि ठेटे जी आगे वाली फिल्म के ये फिल्म सफल हो गई उनकी, तो अगली फिल्म कहीं उनके लिए तो ना हो, या ऐसी कोई घटना उजागर करती हुई ना हो कि जिससे कि सरकार के लिए संकट खड़ा हो जाए। तो हमेशा नजर रही है ठेटे जी पर, सरकार की भी और उनके साथियों की भी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे विवादों में रहे हैं और ऐसी बातें करते रहे हैं खुलकर, जो कई बार सुर्खियां बनी हैं। चलिए, बात ठेटे जी की कर रहे हैं। ठेटे जी की अगली फिल्म कैसी आती है उस पर तो सभी का गौर है, ब्यूरोक्रेसी की खासकर उस पर नज़र है। लेकिन जो भीमा कोरेगांव पर जो उनकी फिल्म बनी हुई है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, इस फिल्म के वो पास के जरिए लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो ये देखने लायक बात होगी कि उनके साथ के कितने अफसर इस फिल्म को देखते हैं और आगे क्या वो अंदाज लगाते हैं कि ठेटे का अगला कदम क्या होने वाला है। चलिए, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की तबादला नीति को लेकर कि मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति तो सरकार लाने की घोषणा कर दी है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। लेकिन उसके पहले उच्च स्तर पर तबादलों की झड़ी लगी हुई है। पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को बदलने का सिलसिला एक अभी चल रहा है, कई अफसर इसमें बदले जा चुके हैं और अगली लिस्ट जो कही जा रही है वो आईएएस अफसरों की आने वाली है। और ये आईएएस अफसर वो होंगे जो कलेक्टर स्तर तक जिलों में बैठे हुए हैं, या राज्य शासन के जो मुख्यालय है, मंत्रालय में प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव स्तर पर बैठे हुए अधिकारी हैं, और खासकर कई संभाग कमिश्नर जिनको भी बदले जाने की बात मुख्यमंत्री कई बार कहते रहे हैं। तो वो एक तबादला लिस्ट की प्रतीक्षा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये लिस्ट बहुत जल्दी आएगी। जब 8 फरवरी को मुख्यमंत्री कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस लेंगे, जो उनकी तीसरी कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद ये लिस्ट आ सकती है। तो ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं आप, क्या
इंतजार ही मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है कि एक वो मौके का इंतजार कर रहे हैं, कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करें, एक बार फिर अधिकारियों को परखें जिनको लगातार 2-3 महीने से परख रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, और फिर एक बार मौका उनको देने की मुख्यमंत्री की मंशा होगी कि वो मौके के बाद उन पर वो कार्रवाई करें? देखिए प्रभु जी, वो इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि पहले उन्होंने जो तत्काल कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे थे, निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, उन पर वो कार्रवाई कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने खुद कहा था कि हर जिले का एक रोड मैप बनेगा, हर जिले की एक योजना बनेगी। तो निश्चित तौर पर अभी एकदम तबादले कर देंगे तो जिन्होंने कार्य योजना बनाई होगी, जिनकी रेटिंग देखना होगी उनको कि किसने अच्छा काम किया नहीं किया, वो पहले भी कह चुके हैं मुख्यमंत्री के हम काम के आधार पर रखेंगे, जो काम नहीं करेगा उनको बाहर करेंगे। तो उसका इंतजार हो रहा है कि 8 फरवरी को जो कॉन्फ्रेंस होगी उस तब तक सबकी रिपोर्ट आ जाएगी हर जिले की, तो उसके आधार पर यदि तबादलों में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। जो अच्छे काम करने वाले होंगे उनको हो सकता है अच्छा जिला दे दें, तो फेर बदल भी होगा, और जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे होंगे, सरकार की मंशा नीति और नियत पे खरे नहीं उतर रहे होंगे, उनको बल्लभ भवन में भेजा जाएगा। इसी तरह पुलिस महकमे में भी तबादले होंगे। कई जगह हम देख रहे हैं कि अभी रिटायरमेंट के कारण 27 अफसरों की तो अभी हाल ही में सूची हाल ही में आई है प्रभु जी। इसके बावजूद भी कुछ जगह जैसे छिंदवाड़ा की हम बात करें तो वहाँ डीआईजी रिटायर्ड हो गए हैं, और भी रिटायरमेंट है इस बार। और इसके अलावा कई जगह पर पदस्थापना है। 3 जिलों के एसपी अभी फेरबदल में प्रभावित हुए हैं। इसके बावजूद जिनका कार्यकाल 3 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया है, उन्हें भी इधर से उधर करना है। तो जो क्राइटेरिया तय किया है उसके आधार पर भी फेरबदल होगा, और जो कुछ लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको भी पुलिस मुख्यालय में बिठाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 8 फरवरी के बाद, जैसी हम उम्मीद जता रहे हैं, उसके बाद बड़े व्यापक पैमाने पर तबादले की सूची आ सकती है। ब्रजेश जी, ये मान के चलें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपना फोकस पॉइंट बनाया कानून व्यवस्था को, मिलावट विरोधी अभियान को, खनन माफिया के खिलाफ उनने एक मुहिम को लेकर अपना फोकस किया हुआ है, और एक सुशासन देना चाहते हैं पूरे प्रदेश में, तो क्या ये मान के चले कि जो अगली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें कि एसपी से लेकर आईजी स्तर के अधिकारी भी शामिल होते हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री एक बार फिर ये देखने वाले हैं कि जिनको दिसंबर में जो उन्होंने कड़े रुख तेवर दिखाए थे, उसके बाद जनवरी में मुख्यमंत्री और एग्रेसिव नज़र आए। उसके बाद ये कहा गया कि अब उनका एजेंडा कम कर दिया गया है, कुछ चुनिंदा विषयों पर ही वो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। जैसे पूरे दिन पहले बैठक चलती थी, अब वैसा नहीं होगी, कम समय तक चलेगी। तो क्या मुख्यमंत्री अब तक कुछ परख कर चुके हैं, और इसके बाद एक बड़ी सूची का इंतजार किया जा रहा है कि बहुत सारे एसपी बदले जा सकते हैं, बहुत सारे कलेक्टर बदले जा सकते हैं? निश्चित तौर पर प्रभु जी एक तरह से वो इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि वो परख चुके हैं। पूरा 3 महीने का कार्यकाल बहुत होता है। 2 बार की समीक्षा बैठक में हम देख चुके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिस तरह से हुई। तीसरी में उन्होंने कहा था कि बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो सरकार अपना एजेंडा दे चुकी है, सरकार अपना टास्क दे चुकी है कलेक्टर को, कमिश्नर को, एसपी को। तो अब वो टास्क किस हिसाब से उनने पूरा किया है, कैसे कार्रवाइयाँ की हैं, उस पर कितने खरे उतरे हैं, उस आधार पर यदि आंकलन किया जाएगा और उस आधार पर यदि ट्रांसफर होंगे तो मुझे लगता है कि व्यापक पैमाने पर ट्रांसफर होंगे, बड़ी सूची आपके सामने आ सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं, लगातार वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि काम करने वाला रहेगा, अन्यथा वो हम किसी को झेलेंगे नहीं। चाहे माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मामला हो, जिस तरह आज देखिए आप रेत माफिया की एक खबर आई है कि किस तरह से उन्होंने एक जवान को गोली मार दी। तो ये सब चीज़ें आकलन में है। सरकार की जो बदनामी होती है, इतना टास्क के बावजूद भी यदि ये कार्रवाई सख्ती से नहीं हो पा रही, माफिया पनप रहा है, तो निश्चित तौर पे आगे देखिएगा आप, ऐसे अधिकारियों को जिलों से हटा दिया जाएगा, मैदानी पोस्टिंग नहीं रहेगी उनकी। ब्रजेश जी, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा की बात करते हैं, महिला अपराध खासे बढ़ गए, इसको लेकर कांग्रेस भी लगातार आरोप लगे, तो क्या इसमें कहीं पुलिस की व्यवस्था में कोई खामी है कि वो खौफ नहीं पैदा कर पा रही ऐसे अपराधियों पर, जो इस तरीके रेत माफिया गोली चलाने तक आ जाता है, या महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए प्रभु जी, महिलाओं के अपराध बढ़ने के बारे में सरकार भी और पुलिस प्रशासन भी हमारा तर्क देता है कि मध्य प्रदेश में आसानी से एफआईआर हो जाती, दूसरे राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, एफआईआर करने के लिए परेशानी होती है। जो एक सरल प्रक्रिया है, सरल तरीके से यहाँ जाकर कोई भी एफआईआर करा सकता है। बाकी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में फांसी की सजा तक का प्रावधान है यदि रेप के मामले में, और 27 लोगों को अब तक फांसी हो चुकी है।
वो अदालती प्रक्रिया में भले ही सजा सुनाई जा चुकी हाँ, है। सजा सुनाई जा चुकी है, भले ही वो अदालती प्रक्रिया में उलझी हुई हो, अभी फांसी पे नहीं लटकाया गया हो, लेकिन कानून तो सख्त बना रही है सरकार और उस दिशा में कदम बढ़ते दिख रहे हैं। तो सरकार की जो मूल काम होता है कानून बनाना और क्रियान्वयन कराना, तो हमें उस दिशा में दिख रहा है। एक पंख अभियान चलाया, बड़ी संख्या में लड़कियों को घर वापसी ला रहे हैं जो गुमशुदगी हैं, अपहृत हैं। तो ऐसे ऐसे 10-10 साल पुराने केस सामने आ रहे हैं। हमारे पड़ोसी जिले सीहोर का ये केस सामने आया है, किस तरह से बच्ची की हत्या करके उसको दफना दिया गया था। पुलिस ने वो जब नए सिरे से तलाशी अभियान चला तो पता चला कि उसके रिश्तेदारों ने ये कृत्य किया था। 10-11 साल पुराने बाद रिकवरी, इसमें बड़ी संख्या में रिकवरी हो रही है। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तो हो ही रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के कड़े तेवरों की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री के कड़े तेवर भ्रष्टाचार को लेकर भी सामने दिखाई देते रहे और वो बार बार इसको लेकर कहते रहे कि वो सख्त हैं, कहीं पर कोई कार्रवाई होगी की जरूरत है तो कार्रवाई करें। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की यदि हम बात करें, जो मुख्यमंत्री की मंशा के हिसाब से चलने की बात करती है, वो क्या वाकई में मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर जो सख्त तेवर हैं उस पर कदम से कदम मिलाते हुए दिख रही है? ये एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने, उसी सरकार ने जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे निर्देश देते हैं, सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि लोकायुक्त जांच में जो अफसर फंसे हुए हैं वो जो पेशी पर या उनको जो वहाँ पे जाना पड़ता है लोकायुक्त में उनकी जांच के सिलसिले में, तो उनको 12 फरवरी तक की उनकी जो छूट है जाने की बढ़ा दी गई। इसका कारण ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण परिवहन के साधन उतने उपलब्ध नहीं हैं। एक यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अनलॉक के कई फेज होने के बाद अब चाहे हम सिटी बसों की बात करें वो चल रही हैं, चाहे एक ज़िले से दूसरे ज़िले या प्रदेश की राजधानी से किसी और शहर तक जाने की बात करें तो वहाँ तक जाने के लिए बसों की सुविधा शुरू हो गई है, ट्रेन चल रही हैं। उसके बावजूद अब अफसरशाही को, जो मंत्रालय में बैठे अफसर हैं, उनको शायद ये नहीं दिखाई दे रहा है कि प्रदेश में परिवहन सुविधाएं सुचारू हो चुकी हैं, तो ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की या ब्यूरोक्रेसी की मंशा पर सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई ऐसे मामलों में वो लेतलाली करना चाहते हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखेंगे आप इस मसले को? हमेशा सरकार की मंशा रही है कि भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाती है। हमने देखे कि यदि इस सरकार से पहले जब चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद लोकायुक्त ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसने कहा था कि 350 भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों की सूची हमने सरकार को सौंपी थी जिन पर विभागीय कार्रवाई करना थी, जांच करना थी। 150 मामलों की जांच शुरू हुई लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंची। 10 साल में 170 ऐसे मामले थे प्रभु जी जिनकी आज तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई। 40 मामले तो उनमें ऐसे थे कि जो 10 साल से पुराने थे जिन पे कार्रवाई करना थी। ये कार्रवाई कौन करता है? विभाग के अधिकारी करते हैं, कर्मचारी करते हैं। विभाग के अधिकारी जो प्रमुख रहते हैं वो अपने अधिकारियों कर्मचारियों को किस तरह से बचाते हैं, ये उन आंकड़े उसका उदाहरण है कि लोकायुक्त की सिफारिश के बाद भ्रष्टाचार के इतने बड़े पैमाने पर मामले 10 साल से लंबित पड़े हुए। रही बात जब सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, स्कूल खोलने की तैयारी है, ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, तब आप ये बहाना बना रहे हैं कि हमें लोकायुक्त में पेशी से बचने के लिए, क्योंकि आप ढिलाई देना चाहते हैं कि कई अधिकारी इस लोकायुक्त में जांच के दौरान रिटायर हो गए, कि आज उनसे वसूली हो सकती है? नहीं हो सकती। कौन बचाता है? ये सिस्टम की खामी चल रही है, विधानसभा चल रही है, चुनावी सभाएं होती रही हैं। हमने देखा जब लॉकडाउन चल रहा था उस दौर में भी चुनावी सभाएं होती रही हैं, बड़ी बड़ी संख्या में भीड़ जुटती रही। और यदि हम इसको दूसरी तरफ देखते हैं तो किसान आंदोलन में हजारों किसान सड़क पर बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनमें से एक को भी कोरोना होने की कहीं कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में क्या लोकायुक्त में जाने वाले अधिकारियों को कोरोना हो सकता है या लोकायुक्त कार्यालय से कोरोना लेकर अपने घर लौट सकते हैं? बहुत ही हास्यास्पद है ये निर्देश। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस कारण नहीं जा रहे हैं। बहाना देखिए आप, क्या आपको लगता है कि सारे अधिकारी कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं? बल्लभ भवन जाएं, चाहे हम किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएं, खुद के वाहन से जाते हैं। और कोरोना काल में तो उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया, गरीब तक नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में कितनी कम बसों में चल रही हैं कि उनकी संख्या, मतलब वो पर्याप्त मात्रा में चल रही है, इसके बाद भी सवारी नहीं है उसके अंदर। तो ये बहाना बनाया जा रहा है ताकि मामले को लंबा खींचा जा सके और किसी तरह से इसको टाला जा सके। टालने की जो प्रवृत्ति है, जो सरकार की जो मंशा है, उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश है। क्योंकि यदि कार्रवाई होगी तो अधिकारी कर्मचारी पे कार्रवाई होगी तो अधिकारी फंसेगा, अधिकारी पे कार्रवाई होगी तो निश्चित से पूरे एक के बाद एक चैन है इनकी। तो इनको बचाने के लिए यदि विभागीय जांच करने का एक समय सीमा होती है, 1 साल तक में कर लो आप जांच, 10-10 साल से क्यों लंबित है, क्यों आपने कार्रवाई नहीं की? तो ये निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
यदि मुख्यमंत्री की सही मंशा ऐसी है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, तो लोकायुक्त के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं, चाहे चालान पेश करने की अनुमति देने का मामला हो या कार्रवाई की जो सिफारिश, उनकी भी एक समीक्षा होनी चाहिए और समय सीमा में कार्रवाई होना चाहिए। तब जाकर ये भ्रष्टाचार पर कहीं लगाम लग सकेगी और सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम हो सकेगा। वाकई ब्रजेश जी सही कह रहे हैं कि सरकार की जो मंशा है उस पर चलना है तो अधिकारियों को भी कदम मिलाना पड़ेगा, उनको समय परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना होगा। इस तरीके निर्णय नहीं लेने होंगे कि वो कहें कि बसें नहीं चल रही हैं जबकि सड़क पर सबको बसें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक बड़ा रोचक मामला अभी हम बात कर रहे थे रमेश थेटे की। रमेश थेटे का है कि रमेश थेटे के खिलाफ साल 2014 से लोकायुक्त में 2 दर्जन मामले 24 मामले चल रहे हैं। सरकारी सीलिंग की ज़मीन को गलत तरीके से आवंटित करने के वो जांच में रहे। लंबे समय तक ये मामले चलते रहे। उनके रिटायरमेंट के ठीक 1 साल पहले सरकार ने उसमें अभियोजन की मंजूरी दी और उसके बाद रमेश थेटे रिटायर हो गए। उन मामलों का क्या होगा किसी को पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो अधिकारी जब तक सेवा में रहता है तब तक वो मामला लोकायुक्त में जिंदा रहता है। अधिकारी के रिटायर होने के बाद वो मामला रफा दफा होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है जिसको लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा करते रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने की कार्रवाई करती है। और अब चलते चलते अंत में एक और सरकार से की कार्यप्रणाली से जुड़ी हुई खबर पर हम बात करते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली कैसी हो गई है। ये भी एक सोचने वाला विषय ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के वल्लभ भवन से जो जीएडी है, जो सरकार का ब्रेन है, पूरी सरकार को चलाता है, उसको एक आदेश जारी करना पड़ रहा है कि सभी विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं या कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, हर स्तर के जो अधिकारी यदि कोई चिट्ठी लिखते हैं या निर्देश जारी करते हैं तो उसमें अपना नाम, पद नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आदि का उल्लेख जरूर करें। ये निर्देश जारी करना अपने आप में बताता है कि बड़े पैमाने पर कई अधिकारी ऐसे हैं जो बगैर पढ़े, बगैर कोई अपना साइन किए देखे हुए कि वो किस कागज़ पर दस्तखत कर रहे हैं, चिड़िया बैठा देते हैं, चिट्ठी चली जाती है। उसका फिर कोई आगे सुनवाई नहीं होती है क्योंकि वो जवाब उसका कहाँ जाना है किसी को नहीं पता। उस पर बात किसको करनी है और किससे बात करनी है वो लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि एक जैसे पदनाम के कई अधिकारी कई जगह एक ज़िले में हो भी सकते हैं। तो ये कि अपने आप में बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है ये कि क्या वो ब्यूरोक्रेसी या वो अधिकारी जो सरकार चलाते हैं वो इतने गंभीर मसले पर भी ऐसी चूक कर जाते हैं। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर जो जानकारी उनको लेना हो, कई बार जो पत्र व्यवहार होता है, जो कार्रवाई होती है, नोटशीट जाती है आगे, तो उसमें यदि जानकारी होगी किस आदमी ने बनाया है, कोई कमी होगी तो सीधे सीधे बात कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी ना मोबाइल नंबर होता है, ना ईमेल एड्रेस होता है, तो जिससे काम में ढिलाई बरत जाती है कि आप। ब्रजेश जी, ये निर्देश से क्या सुधार आ जाएगा? देखिए, निर्देश से प्रभु जी सुधार तो आगे दिखेगा ही ना, कार्रवाई में तेजी आएगी। ईमेल से आप भेज सकते हो कि आपने जो गड़बड़ की है इसको सुधार करें, ऐसे भेजिए। फोन पे आप तत्काल बात कर सकते हो कि इसमें ये कमी रह गई है, आपने ये जांच की, सीधी आप बात कर सकते हो। अभी क्या है, आपने फाइल में गड़बड़ी पाई है, कमी पाई, तो आप वापस उसी विभाग को भेज देते हो। वापस भेजने पर वो उसी लंबी प्रक्रिया से जूझकर फिर आती है आपके पास, तो उसमें देरी लगती है। मान लेते हैं कि इस निर्देश के बाद कुछ सुधार आने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार वैसे भी ई ऑफिस प्रणाली की ओर जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा बेहतर मध्य प्रदेश का प्रशासन काम करके दिखा सकता है। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी।